गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 जैव अणु, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम मोनोसैकेराइड पढ़ चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने डाइसैकेराइड्स भी पढ़ लिए थे, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है ना। पॉलीसैकेराइड्स, पॉली का मतलब बहुत सारे, सैकेराइड्स का मतलब मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ठीक है। हम डेफिनेशन पहले देख चुके हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलती हैं उन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से पॉलीसैकेराइड्स पढ़ने ये भी पढ़ेंगे हम। सबसे पहले इनका फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5 होल N, ठीक है ना। कैसे आया ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे आया है कि जो ग्लूकोज या कोई भी मोनोसैकेराइड यूनिट होती है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दो, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल को माइनस करेंगे तो C6 ऐसे रहेगा, H बचेंगे 10 और O बचेंगे 5, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसका मेन फॉर्मूला। फिर ये बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़ी होती हैं तो इसका लगा दिया हमने होल N, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट यही होते हैं, पॉलीसैकेराइड सबसे पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें जैव बहुलक या प्राकृतिक बहुलक भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये ही मनुष्य के आहार का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी भी हमें इसी से मिलती है, ठीक है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, संग्रहण करना ऊर्जा का, ठीक है ना, और संरचना निर्माण करना कि जो बॉडी पार्ट्स हैं या कहीं पादपों में कोशिका भित्ति है ना, ये चीज़ें जो पाई जाती हैं, कोशिका भित्ति बनती है, कोशिका झिल्ली का पार्ट भी होती है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ही होती हैं। इनमें असंख्य ग्लूकोज इकाइयाँ, ये चीज़ याद रखनी है कि जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनमें कौन सा मोनोसैकेराइड होता है, ग्लूकोज, ठीक है। फ्रक्टोज वगैरह नहीं पाया जाता है इनमें। मुख्य रूप से ग्लूकोज इकाइयाँ आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा संयुक्त रहती हैं, ठीक है ना। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है तो उसमें अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलेगा, बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है तो उसमें बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। तीन चीज़ों के बारे में देखेंगे हम यहाँ पर, कौन कौन से, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्टार्च के बारे में। स्टार्च कहाँ पाया जाता है? सबसे पहली बात, स्टार्च केवल और केवल प्लांट्स में कलेक्ट होता है, केवल प्लांट्स में ही ये स्टोर किया जाता है। तो यह पौधों में संग्रहित पॉलीसैकेराइड है जो तनु अम्ल द्वारा जल अपघटित होकर अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयाँ देता है, ठीक है ना। जब हमने इसको तनु अम्ल से जल अपघटित किया तो ये अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयाँ दे रहा है, इसका मतलब यह अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है। अब इस बहुलक में दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, एक तो होता है अल्फा एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। ये क्या स्ट्रक्चर होती हैं देखते हैं। सबसे पहली बात आपको समझ में आ गई कि अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है तो इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन सा पाया जाएगा, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है ना। और जितनी भी मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती हैं जब वो कार्बोहाइड्रेट्स या डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स बनाती हैं तो एक सुक्रोज को छोड़ दें तो बाकी सब में जो ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है वो हमेशा C1C4 प्रकार का ही होता है। सुक्रोज में C1C2 प्रकार का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था, जबकि बाकी सब में हमें जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलेगा वो C1C4 प्रकार का ही मिलेगा। यानी पहली मोनोसैकेराइड यूनिट का C1 और दूसरी मोनोसैकेराइड यूनिट का C4 ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखो ये दो प्रकार की स्ट्रक्चर्स में पाया जाएगा, उनकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम। सबसे पहले होती है एमाइलोज। एमाइलोज क्या होता है? एमाइलोज जो होता है ये स्टार्च का एक छोटा पार्ट होता है, ठीक है, केवल 15 से 20% ही पाया जाता है, ठीक है। और अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयाँ आपस में एक लंबी श्रृंखला बना लेती हैं और ये श्रृंखला कैसी होती है, अशाखित, यानी इसमें शाखाएं नहीं पाई जाती, ठीक है। और शाखित श्रृंखला नहीं है, ये अशाखित है, इसलिए पानी में आसानी से घुल जाती है। तो जलविलेय होता है, केवल 15 से 20% होता है और इसमें ग्लूकोज की लगभग 200 से 1000 इकाइयाँ तक आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो अब अपन को अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर समझ में आती है, अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर समझ में आने लग गई है हमें, तो हम आसानी से समझ सकते हैं स्टार्च की स्ट्रक्चर को भी। देखिए ये अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर मैं वापस रिमाइंड करवाती हूँ। यहाँ OH OH H OH, ये C1 है, ये और C4 है। इसी तरह की यूनिट्स को हम बार बार रिपीट कर देते हैं। देखिए
यहाँ देख लेना, मैंने साइड में इस स्ट्रक्चर को भी रखा है। देखिए यहाँ पर होता है OH, ये OH ग्लाइकोसाइड बंध बनाने के लिए हट जाएगा तो यहाँ केवल O बचेगा। ये देखो ये O जुड़ रहा है, फिर देखो ये OH है, ये H है, सेम टू सेम है इसके जैसा, OH और H। फिर यहाँ OH है, ये OH भी इधर वाली जो इधर मॉलिक्यूल होगा उसके साथ ग्लाइकोसाइड एक बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो ये इकाइयाँ आपस में देखो जुड़ती चली जा रही हैं। इस तरीके से जब जुड़ती चली जाएंगी तो ये एक अशाखित लंबी श्रृंखला बना लेंगी जिसको हम एमाइलोज कहते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन सा है? C1C4 प्रकार का, और कौन सा है? अल्फा प्रकार का है। अब एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन ही इसकी मुख्य श्रृंखला होती है या मुख्य पार्ट होता है, ठीक है। 80 से 85% यही होता है। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का है, लेकिन कैसा है? शाखित है। ये कैसा था? अशाखित था, ठीक है। ये शाखित बहुलक होता है जिसमें C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बंध तो होता ही है क्योंकि लंबी श्रृंखलाएं तो उसी से बनेंगी, लेकिन शाखाएं बनाने के लिए इसमें एक और नए प्रकार का बंध और पाया जाता है, वो होता है C1C6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एक श्रृंखला का C1 और दूसरी श्रृंखला का C6 आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे। यह स्टार्च का लगभग 80 से 85% भाग होता है जो जल में नहीं घुलता, और यही भाग होता है जो आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके बैंगनी रंग का संकुल भी बनाता है। स्टार्च का टेस्ट है ये कि जब आयोडीन मिलाते हैं तो बैंगनी कलर आता है, तो वो बैंगनी कलर इसी की अभिक्रिया की वजह से आता है। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम। हमको एमाइलोज की स्ट्रक्चर समझ में आ गई है, तो हम देखें हमने क्या किया। इस तरह की दो श्रृंखलाएं बना ली हैं, ये बिल्कुल एमाइलोज वाली श्रृंखला है। ये एक अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज एक श्रृंखला चल रही थी। ये अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज दूसरी श्रृंखला चल रही थी। अब इस श्रृंखला का यहाँ से C1, ठीक है ना, यहाँ का C1 का जो OH ये वाला होता है ना, ये आगे श्रृंखला ना बना के नीचे आ गया, और बाकी जो जैसे ये श्रृंखलाएं हैं इनमें ये CH2OH मुक्त होता है, तो नीचे वाली श्रृंखला CH2OH का OH चला गया इसके H के साथ, तो एक पानी का मॉलिक्यूल निकल गया और एक यहाँ पर नए प्रकार का ग्लाइकोसाइडिक बन गया। ये तो कार्बन था C1, है ना, ये वाला कार्बन तो होता है C1 और ये वाला कार्बन होता है C6। तो ये 6 छठवां जो कार्बन है ये पहले कार्बन के साथ एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहा है, तो इसको C1C6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ये भी अल्फा नेचर का ही है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर होती है किसकी? एमाइलोपेक्टिन की। समझ में आ गई चीज़। सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर पूछी जाने वाली यही चीज़ है। सिंपली पूछा जाता है स्टार्च किसका बहुलक होता है, तो सबसे पहली बात है अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। इसमें अल्फा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा ग्लूकोज इकाइयाँ आपस में बंधित रहती हैं। ये दो प्रकार की संरचनाएं बनाता है। एक तो होती है एमाइलोज जो छोटा पार्ट होती है, 15 से 20% भाग होती है। दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन जो 80 से 85% भाग बनाता है। ये अशाखित बहुलक संरचना होती है, जबकि ये शाखित बहुलक संरचना होती है, ठीक है। इसमें केवल अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयाँ आपस में C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाती हैं, जबकि इसमें C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बंध के साथ साथ C1C6 ग्लाइकोसाइडिक बंध भी पाया जाता है। ये जल में आसानी से विलय हो जाती है, ये जल में आसानी से विलय नहीं होती है। ये आयोडीन के साथ कोई क्रिया नहीं करती है, जबकि एमाइलोपेक्टिन आयोडीन के साथ क्रिया करके बैंगनी रंग का संकुल बनाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस भी हो गए, और इन दोनों को संयुक्त रूप से ही हम क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे सेल्यूलोज के बारे में। सेल्यूलोज जो होता है ये भी प्लांट्स में ही पाया जाता है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए काम में लायक नहीं, हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते अभी हम देखेंगे। यह वनस्पति जगत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। यह पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव होता है, ठीक है ना। जो कॉटन होती है यानी कि कपास में जो सेल्यूलोज की मात्रा होती है वो लगभग 95% तक होती है। शुद्ध सेलुलोज मतलब ये कहें शुद्ध सेलुलोज का जो सर्वोत्तम स्रोत है प्रकृति में वो कपास है, ठीक है ना। कपास में 95% तक केवल सेलुलोज ही होता है। जब इसको तनु H2SO4 द्वारा अपघटित करते हैं तो बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। इसका मतलब जो सेलुलोज होता है ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, जबकि स्टार्च किसका था? अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर था। तो हमारे शरीर में अल्फा डी ग्लूकोज को डाइजेस्ट किया जा सकता है, उसका पाचन किया जा सकता है, तो स्टार्च हम खा सकते हैं, हम आहार के रूप में ले सकते हैं, लेकिन सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बनता है, और बीटा डी ग्लूकोज हमारे शरीर में अंगीकार नहीं किया जाता, उसका स्वांगीकरण नहीं किया जा सकता, उसको अवशोषित नहीं किया जा सकता।
इसलिए हमारे लिए काम का नहीं है, ठीक है ना। तो सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज इकाइयाँ पाई जाती हैं और ये उनका केवल रेखीय बहुलक है, यानी इसमें शाखित अशाखित नहीं होते स्टार्च की तरह, ठीक है। इसमें ग्लूकोज की इकाइयाँ आपस में C1 C4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा बंधित रहती हैं, जबकि स्टार्च में C1 C4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था। डिफरेंस समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। अब इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे। हार्वर्ड केवल रेखीय संरचना है, कोई चक्रीय संरचना नहीं, शाखित संरचना नहीं है। तो देखिए अब इसकी स्ट्रक्चर बीटा से मिलेगी हमको। देखो बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ से देखते हैं हम। बीटा डी ग्लूकोज मैंने बताया था आपको, देखिए ये बीटा डी ग्लूकोज में ये OH ऊपर होता है, तो देखो O को मैंने ऊपर खोल दिया है, ये H, फिर यहाँ इसकी जैसे ही OH, फिर इसके बाद H, फिर यहाँ OH होना था, इसको मैंने खोल दिया, यहाँ H और ये CH2H होता है ये, ठीक है ना। अब यहाँ क्या होगा, नीचे वाली एक यूनिट सेम टू सेम है। अब इस सेम टू सेम यूनिट में क्या होगा, इसका ये कौन सा कार्बन है, 4, ठीक है ना। ये कौन सा था, 1 2 3 4 और ये इसका 1 हो गया। तो C1 इसका और C4 इसका, इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ भी ये इसका C4 है और ये इसका C1 है, इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया, ठीक है। इसी तरीके से ही ये आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाकर बंधित रहते हैं। समझ में आ गई चीज़। डिफरेंस समझने हैं क्या, कि स्टार्च में 2 तरह की स्ट्रक्चर्स भी थी, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। इसमें 2 प्रकार की संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। ये बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है, जबकि स्टार्च एक अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक था, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं तीसरे पॉलीसैकेराइड की, जिसको कहते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है। अब इस ग्लाइकोजन का एक नाम और है, इसको हम कहते हैं एनिमल स्टार्च, या कि जानतव या प्राणी स्टार्च। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टार्च का काम क्या था। स्टार्च केवल संग्रहण का काम करता है, कि जो भोजन का निर्माण होता है प्लांट्स में, है ना, फूड सिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, प्रकाशन के थ्रू उसको स्टार्च के रूप में वो इकट्ठा करते हैं। सेलुलोज का काम तो था कोशिका भित्ति बनाना, ठीक है ना, सेल वॉल बनती है सेलुलोज से। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, संग्रहित करता है अपने पार्ट में, वो जिसको हम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं, जैसे हम हैं या कोई भी एनिमल्स जो जंतु होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो जो कार्य स्टार्च कर रहा है प्लांट्स में, वही काम कर रहा है ग्लाइकोजन एनिमल्स में, तो हम उसको एनिमल स्टार्च या प्राणी स्टार्च भी कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम टू सेम स्टार्च की जैसी होती है, केवल अंतर इतना होता है कि इसमें एमाइलोज नहीं होता, केवल एमाइलोपेक्टिन होती है। यह अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का बहुलक है, अतः इसमें इसकी संरचना एमाइलोपेक्टिन के समान ही होती है, ठीक है। और एमाइलोपेक्टिन कैसा था, श्वेत पाउडर था, अक्रिस्टलित तो होती है ये, ठीक है, जो जल में विलय है। ये एमाइलोपेक्टिन जल में विलय नहीं था, लेकिन ये जल में विलय है, स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन के समान है और आयोडीन से अभिक्रिया करके बैंगनी लाल रंग भी देता है। जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल देता है, और ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में बदल जाता है तो हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है, ठीक है ना। यानी ग्लाइकोजन जब हमारे बॉडी में एज कार्बोहाइड्रेट फीड रहता है या कहीं स्टोर्ड रहता है, तो जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमें इसी से ही एनर्जी मिलती है। तो ये हो गई अपनी पॉलीसैकेराइड्स भी, 3 पॉलीसैकेराइड्स पढ़ ली हमने इसमें, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ठीक है। उससे पहले वाली वीडियो हमने 3 पढ़े थे, डाइसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, और 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स पढ़ी है हमने, सुक्रोज, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। तो इस तरह से हमारे कार्बोहाइड्रेट टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।